सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद। साथियों, आज का ये जो वीडियो है बेसिकली उन लोगों के लिए होने वाला है जो रीट एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं। अभी जैसा कि कोविड के अंदर माहौल चल रहा है, रीट आगे जाएगी, रीट पीछे जाएगी, कभी भी जाए, कहां भी जाए, अपना एक काम है पढ़ना। और अगर आपने इस वीडियो को स्किप नहीं किया तो निश्चित मानिएगा ये जो आने वाले 15-20 मिनट का ये सेशन है ये आपके लिए रामबाण सिद्ध हो सकता है, क्योंकि जो चीजें अपने अनुभव से हासिल की जाती हैं उन चीजों को अगर आप दूसरे तक पहुंचाते हैं तो निश्चित ही वो चीजें काम की होती हैं। और अगर आप अपनी जिंदगी से ही अनुभव लेते रहेंगे तो जिंदगी आपकी छोटी पड़ जाएगी, अनुभव के अंदर ही। तो आज का वीडियो अपना नई सुबह के साथ, नई शुरुआत के साथ, जो लोग चाहते हैं अपने जीवन के अंदर नया सवेरा लाना, नई जीत लाना, उन लोगों के लिए यह वीडियो रहने वाला है। तो करते हैं अपन आज के इस सेशन को शुरू। साथियों ध्यान दीजिएगा, यानी यहां पे आपको ध्यान रखना है क्या, सबसे पहली बात कि वैसे तो सभी बच्चे जानते हैं लेकिन फिर मैं बता दूं, विजेंद्र सिंह नेवरी भूगोल विषय के अंदर 7 बार नेट जेआरएफ का मेरा अनुभव रहा है, छोटा सा अनुभव है, छोटा सा। उसके बाद रीट 2018 के अंदर मैंने 128 नंबर प्राप्त किए थे 150 में से। स्कूल व्याख्याता 2018 में भूगोल में संपूर्ण राजस्थान में 45वीं रैंक रही। तो मैं चाहता हूं मेरे इस अनुभव का फायदा रीट की तैयारी करने वाले, शिक्षक बनने वाले हर एक उस विद्यार्थी तक पहुंचे कि मैंने क्या अनुभव रहा मेरा, मैंने कैसे तैयारी की, और आप अगर कैसे तैयारी करें तो आप सही लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और कैसे मैंने 2018 के वक्त जब पेपर लगा रीट का, उससे पहले कितने विद्यार्थियों तक अपना टाइम टेबल, अपना पूरा रणनीति है और उनको पढ़ाने का सिस्टम है, वो सारा का सारा चलाया। और उसमें बहुत से एक विद्यार्थी आज पढ़ाए हुए 3rd ग्रेड टीचर लगे हुए हैं। ये जो आप विक्ट्री साइन देख रहे हैं, ये विक्ट्री साइन बनाने के लिए, अपनी जिंदगी में लाने के लिए आपको कुछ काम करना पड़ेगा। और वो काम क्या होगा, कैसे करें उस काम को, उसी की शुरुआत और उसी काम को करने का तरीका है वो अपन यहां जानने वाले हैं। पहली बात, कई से विद्यार्थी पूछते रहते हैं और उनका प्रश्न स्वाभाविक भी स्वाभाविक ये है कि आपके कितने नंबर थे। तो मैं बताऊं आपको, मेरे रीट 2018 में, रीट 2018 का जो पेपर था, इस रीट 2018 के पेपर में 150 में से 128 नंबर थे। अब आप कहेंगे 150 में से 128 नंबर, बिल्कुल 150 में से 128 नंबर थे। ये मेरा विषय था, ये मेरी प्रथम लैंग्वेज थी, प्रथम भाषा। चूंकि मैं आपको बता दूं, जो दूसरी भाषा है, सेकंड लैंग्वेज है, उसमें मुझे अंग्रेजी से हमेशा ही डर लगा है और मुझे आज भी अंग्रेजी नहीं आती है। और ये आप देख रहे हैं मनोविज्ञान। जब 1st ग्रेड का पेपर हुआ तब भी बिना अंग्रेजी पढ़े हुए, बिना गणित पढ़े हुए, बिना साइंस पढ़े हुए, और मेरा चयन हो सकता है, आपका भी हो सकता है, लेकिन आपको उस कमजोरी को कहीं दूसरी जगह पूरा करना होगा। और मैंने पूरा किया, इधर कर लिया। 60 नंबर होते हैं सामाजिक के विषय के, उस 60 में से नंबर कितने थे? 58 थे। बात करें हिंदी के अंदर 28 नंबर रहे। संस्कृत चूंकि द्वितीय लैंग्वेज है, 10वीं के बाद पढ़ी नहीं, तो यहां पे आपका 18 नंबर रहे। और मनोविज्ञान में 24 नंबर रहे। ये पूरी की पूरी एक मेरी जो अंक तालिका मान लीजिएगा ये रही। टोटल नंबर 128 थे, 58 सामाजिक में, 28 हिंदी में, 18 संस्कृत में और 24 मनोविज्ञान में। इसके लिए करना क्या पड़ा? केवल अकेला हार्ड वर्क करने से काम नहीं चलता कि हम लगे रहे, मेहनत करते रहे, 10 घंटा 12 घंटा पढ़ लिया, एक दिन लगे 14 घंटे पढ़ लिए, एक दिन लगे 5 घंटे पढ़ लिए, एक दिन लगे 2 घंटे पढ़ लिए, 5 दिन पढ़े ही नहीं।
अकेले हार्ड वर्क से नहीं। हालांकि यहां लिख रखा है कि हार्ड वर्क ही प्रॉफिट है? लेकिन भैया हार्ड वर्क अकेले करने से कुछ नहीं होगा, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। और स्मार्ट वर्क का मतलब आपको रणनीति से चलना पड़ेगा। रणनीति क्या रहेगी, कितने घंटे पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, वो देखेंगे अपन। अब देखिएगा अगली बात, रणनीति को अपन लोग पढ़ें तो यहां अपने को ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि ये 4 चीजें आ रही हैं। 1 नंबर पे दोस्त, 2 नंबर पे किताब, 3 नंबर पे रास्ता, 4 नंबर पे सोच। पहली बात आपको याद रखना है कि आपकी सोच हमेशा क्या रहनी चाहिए, सकारात्मक। जो नेगेटिव लोग हैं उन नेगेटिव लोगों को दूर कर दीजिएगा, अपनी लाइफ से ही हटा दीजिएगा। किसी भी परिस्थिति में नेगेटिव, नकारात्मक सोच, नकारात्मक अप्रोच, नेगेटिव अप्रोच आनी ही नहीं चाहिए। पॉजिटिव अप्रोच आएगी तो इस सकारात्मक सोच से सकारात्मक एनर्जी बनेगी, और ये जो सकारात्मक ऊर्जा बनेगी, ये ऊर्जा ही आपकी सक्सेस का महत्वपूर्ण आधार होगी। मैंने क्या कहा, सकारात्मक सोच होनी चाहिए, सकारात्मक ऊर्जा होनी चाहिए, और सकारात्मक सोच और ऊर्जा से ही आप सफलता की तरफ जाएंगे। पहली बात, रास्ता, ये रास्ता क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। रास्ता सही होना चाहिए, भले मर्जी इसके अंदर क्या आ जाए, कठिनाइयां आ जाए। रास्ते से अगर अपन भटक गए, रास्ते से क्या मिल गया, भटकाव मिल गया, तब हम सफल नहीं होंगे। भटकाव का मतलब गुरुजी, आप रीट की तैयारी लग रहे थे, आप पटवार की जो मर्जी तैयारी लग रहे थे, और अचानक से आपके माइंड में विचार आना शुरू हो गए कि अरे रीट का पेपर तो आगे गया, रीट का पेपर तो आगे चला गया, आप क्यों पढ़ रहा है? अपना पढ़ाई से माइंड डिस्टर्ब। अपने को अपना जो रास्ता चुना है वो कठिन है, उसमें जोर आएगा, परेशानी आएगी, कठिनाई आएगी, मेहनत लगेगी, छोड़ना नहीं है, रास्ता छोड़ना नहीं है, रास्ते पे चलते रहना है, भले मर्जी कठिनाई आए। रास्ता बदला तो पूरा का पूरा सिस्टम बदल जाएगा। अगली बात, जैसे मान लो कि मुझे इस बिंदु से, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, ये कोई ए बिंदु था और मुझे जाना था ए वाली जगह, और मैं भाई साहब चल पड़ा किधर, बी वाली जगह चल पड़ा। यहां जाने के बाद मुझे पता चला, ओ तेरी, मुझे तो इधर आना था, समय भी बर्बाद हुआ इतना, एनर्जी भी लग गई इतनी, और अब दूरी है ये भी क्या होगी, बढ़ गई। कहने का मतलब रास्ता छोड़ना नहीं है, भटकाव पे नहीं जाना है, हमें उस रास्ते पे निरंतर चलते जाना है, भले मर्जी लोग कुछ कहें, जो आपका मन कह रहा है वो सही होना चाहिए, मन से खुद से आवाज आनी चाहिए। अगली बात, किताब। कई बार गलत किताबों का चयन ये भी आपके लिए दुविधा पैदा कर सकता है। आप में कैपेसिटी है, आप में एनर्जी है, आप कर सकते हैं, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं। आप कर नहीं पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहां पर आपके पास किताबें हैं और वो दूसरी आपने ले ली। आप साइकोलॉजी के लिए कोई विशेष किताब लेके आए, उसको पूरे ढंग से रट दिया, लेकिन वहां से आपके प्रश्न आने चाहिए थे, वो नहीं आए। किताब का चयन सोच के करें, समझ के करें। और दोस्त, दोस्त का मतलब एक कहावत सुनी हुई आपने, जैसा देश वैसा भेष। मतलब जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसे बन जाओगे, निश्चित। अपने से उच्च विचार जिनके हैं उन लोगों के साथ रहिएगा। जो अपनी लाइफ में सफल हैं,
सफलता का मानक यह नहीं है कि नौकरी लगना ही सफलता का मानक है। किसी भी फील्ड में वो सफल हो सकते हैं। एक हो सकता है अच्छा आर्टिस्ट हो, वो भी सफल है, उनके साथ रहिएगा। अपने से निम्न सोच, निम्न विचार जिनका है, उनके साथ ना रहिएगा। यानी आपके दोस्त वो होने चाहिए जो आपको नकारात्मक एनर्जी नहीं दें, सकारात्मक एनर्जी दें, आप में विल पावर डेवलप करें, आपके अंदर इच्छा शक्ति है वो कूट कूट के भर दें कि हां महेश तू कर सकता है, हां रमेश तू कर सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं महेश 16 लाख की भीड़ है, 17 लाख की भीड़ है, तेरे से कैसे हो पाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। तो आपको क्या करना है, दोस्तों का चयन सही करें। अगली बात, जब तक आप तैयारी करते हैं तब तक, यानी तैयारी के समय, किसके समय, तैयारी के समय दोस्तों से क्या बना लीजिए, दूरी बना लीजिए। अगर वो आपके अच्छे दोस्त हैं तो वो आपसे नाराज नहीं होंगे, क्योंकि आपने दोस्तों से दूरी बना ली। कईयों का की रहता है, मेरे पास एक स्टूडेंट का फोन आया, आरजेएस की तैयारी कर रही, वो नाम में नहीं लेना चाहूंगा, बोले सर मेरा स्वभाव ऐसा है कि मेरे से दोस्ती घुलना मिलना लोगों का बहुत ज्यादा हो जाता है, अब मैं क्या करूं, मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही। मैंने एक ही कहा, अगर आपके व्यवहार से अगर आपके कैरियर में कहीं आपको लगता है कि बाधा उत्पन्न हो रही है, आपके चुलबुले व्यवहार से आपके दोस्त बहुत ज्यादा बनते हैं, आप दोस्तों के साथ बातें करना ज्यादा पसंद करते हैं, कुछ टाइम के लिए आप अपने को मत बदलिएगा, लेकिन कुछ टाइम के लिए आप अपने को बदल लीजिएगा, तब जाके आप सही रास्ते पे चले जाएं। ये 4 चीजें अगर गलत होंगी तो क्या कर देंगे, गुमराह कर देंगे, और सही होंगे तो क्या बना देंगे, जिंदगी बना देंगे। अब बढ़ते हैं आगे। ये तो होगी गुरुजी बात नंबर की। अब बात आती है कि हमारे लिए सुरक्षित स्कोर कितना है। साथियों मैं आपको बताऊं, रीट 2018 में मैंने क्या कहा, रीट 2018 में जो अनुपात था, वो अनुपात कितना था, रीट 2018 में अनुपात था 70:30। और अब की बार रीट 2021 है, इस रीट 2021 में अनुपात है 90:10। मतलब क्या इनका, इनका मतलब यह है कि रीट में जो नंबर आएंगे, रीट के नंबर जो हैं, रीट के नंबर का भार, और ये जो लिया जाएगा, ये जो आपका ग्रेजुएशन है, जो भी आपका अंडर ग्रेजुएशन में आपने सब्जेक्ट लिया है, 1 मिनट, यानी मैं यहां लिख देता हूं, अरे आजा भाई, जो भी स्नातक में आपके नंबर आए हैं, स्नातक के अंकों का भार, अंकों का भार, वेटेज है 10% स्नातक का, और रीट का कितना, 90। इधर कितना है, इधर रीट का है 70 और आपका इधर ग्रेजुएशन का 30। तो पिछली बार उन लोगों को ज्यादा नुकसान हो गया जिन लोगों के नंबर ग्रेजुएशन में कम थे। अब की बार इससे कोई मेजर डिफरेंस पड़ने वाला नहीं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, मान लेते हैं किसी लड़के की, मैंने क्या कहा, मान लेते हैं किसी लड़के के रीट में तो नंबर थे 80%, और कॉलेज में नंबर कितने थे, कॉलेज में थे 50%। अब उसका यहां पर क्या स्कोर बना, यह देखना है ना। रीट में कितने, 80%, कॉलेज में कितने, 50। रीट में 80% का मतलब 150 में से 120, कॉलेज में उसके 50 थे। अब यहां 50 का कितना परसेंट जुड़ेगा, 30%। कहने का मतलब उसके 15 नंबर तो कहां से जुड़ेंगे, कॉलेज से जुड़ गए। और रीट से कितना जुड़ेगा, 70%। तो 80 का 70 कितना होता है, 8 7 56। ये मैंने लिख दिया 56, 8 7 56।
56 प्लस में 15 कितने हो गए? अब जोड़ लो, 5 और 1 6 60, 6 और 5 13, यानी उसके नंबर बन गए 73%। कितने बने? 73% बने। अब एक लड़का दूसरा और था जिसके कॉलेज में नंबर थे, कॉलेज में जिसके नंबर थे कितना? 55%। और 55% वाले के यहां पर क्या हुआ? 1.5 नंबर और जुड़ गया, उसके नंबर जुड़े 16.5, मतलब 74.5 हो गया। यानी यहां का 5% यहां के 1.5 नंबर को प्रभावित कर रहा है। तो इस बंदे के कितने नंबर बने? 73% बने। दूसरे के कॉलेज में थोड़ा सा ज्यादा थे, रीट में बराबर थे, तो दोनों के रीट में बराबर थे, कॉलेज में ज्यादा थे, तो याद रखना है उसके इतने बन गए, उसका सिलेक्शन हो गया। अब बात आई कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अब जो 90-10 का रेशियो है उसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखें सेम इसी स्कोर को, 80% का 90 कितना हो गया? 72 हो गया। और 50 का 10% कितना हो गया? 5 हो गया। नंबर एक लड़के के कितने बने? 77 बने। और जो दूसरा है ना, दूसरा जो है ना, उसके कितने बने? उसके कितने बने? उसके 55% का 5.5 हो गया, 5.5 एक बने और 72 एक बने, उसके बन गए 77। अब आधा नंबर का डिफरेंस आप दोनों में, कितने नंबर का? आधा। यहां कितना डिफरेंस था? 1.5 नंबर का था। यहां कितने का है? आधा का है। अगर आपके कॉलेज में 50% हैं, आपके पड़ोसी के 55 हैं, आपको उससे 1 नंबर ज्यादा लाना है। कितना? 1 नंबर ज्यादा ले आए, 5% के गैप को आपने पछाड़ दिया और आप सेलेक्ट हो जाए। समझ हमारी बात? यानी यहां ये 2 लड़के हैं, रीट में दोनों के बराबर हैं, 80% हैं, कॉलेज में एक के 50 है, एक के 55 है। 50 वाले का स्कोर बना 77, 55 वाले का बन गया 77.5। अगर ये 50 वाला 1 नंबर और फालतू ले आता है तो उस 1 नंबर से उसका सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब वो आगे चला जाए। तो ये एक एक नंबर है, ये अपने को क्या करने हैं? सुरक्षित करने। अब मुद्दा ये बनेगा कि गुरुजी आप ये बताइए कि अगर बीए में 50 से कम है तो कम से कम कितने नंबर में रीट में लेके आऊं? 120 तो चाहिए ही चाहिए, ज्यादा जितना ला सकते हैं बहुत अच्छी बात, लेकिन 120 तो मैंने क्या कहा? चाहिए ही चाहिए अगर आपको एसएसटी में सिलेक्शन लेना है तो। और अगर आपके 50 से अधिक है, ज्यादा खुश नहीं होना है, मैंने क्या कहा? आपकी बार नंबरों का ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। किसी के 70 है तो भैया 2 ही नंबर बढ़ेंगे, 50% वाले के 5 जुड़ जाएंगे, आपके 7 जुड़ जाएंगे। कम से कम 118 तो चाहिए ही चाहिए, ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। तो जिनके कॉलेज में कम मार्क्स हैं वो चिंता ना करें, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ये आपके लिए एक सेफ स्कोर हो सकता है, हालांकि इससे ज्यादा भी जा सकती है मेरिट, लेकिन सेफ स्कोर लग रहा है मेरे अनुभव के अनुसार ये 120 और 18 का हो सकता है। चलो ठीक, आगे। अब इस सेफ स्कोर के लिए पढ़ें कितनी देर? कई से बच्चों का प्रश्न रहता है, गुरुजी कितनी देर पढ़ूं, कितनी देर पढ़ूं, यह प्रश्न रहता है। साथियों पहले तो मैंने यहां लिखा है नियमित, 6 से 8 घंटे नियमित पढ़िएगा। मैंने 6 से 8 क्यों लिखे? 10 भी पढ़ सकते हैं आप, कोई जरूरी नहीं है, टाइम है तो 12 भी पढ़ सकते हैं। लेकिन एक गृहिणी महिला ये 12 घंटे नहीं निकाल सकती, एक नौकरी करने वाला 12 घंटे नहीं निकाल सकता, एक और कोई काम करने वाला, मजदूरी करने वाला बच्चा लेकिन वो पढ़ना चाहता है, वो नहीं निकाल सकता। ये टाइम, ये 6 घंटे का टाइम निकालकर भी नौकरी लग सकते हैं। और जिनके पास केवल पढ़ने का ही काम है, जिनके पास मैंने क्या कहा? केवल पढ़ने का ही काम है, पढ़ने का ही काम है, और जो चाहते हैं कि हमें टॉप रैंक के साथ सिलेक्शन होना है, तो रैंक लाने के लिए आपको 10 से 12 घंटे लगाने पड़ेंगे। सिलेक्शन ही चाहते हैं, केवल सिलेक्शन चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा?
तब आपको 6 से 8 घंटे में भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन वो 6 से 8 घंटे ऐसे होने चाहिए कि बिल्कुल आप एक्टिव मोड में पढ़ें। कैसे मोड में? एक्टिव मोड। पढ़ने के लिए कभी भी, ये दो तरीके हैं आपके सामने। ये तरीका पढ़ने का नहीं हो सकता, ये तरीका केवल हो सकता है रिवीजन का। अब वो भी कब? वो भी कब? जब आप 8-7 घंटा पढ़ चुके हैं तब, सोते वक्त तब। यानी पढ़ने का तरीका जो है प्रॉपर वो ये है। गुरुजी मेरे घर में टेबल नहीं है, मेरे घर में कुर्सी नहीं है, कोई बात नहीं, अलाती फलाती मार के पढ़ ले भाई, टेबल कुर्सी नहीं तो सो के नहीं पढ़ना है। पढ़ना है तो बैठ के ही पढ़ना है। मैंने क्या कहा? पढ़ना है तो बैठकर ही पढ़ना है, सोकर नहीं पढ़ना है। अगर ऐसे पढ़ोगे तो माइंड एक्टिव नहीं रहेगा, किताब आपके सामने पड़ी रहेगी लेकिन आप पढ़ कुछ नहीं पाओगे। घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे निकल जाएंगे। तो पढ़ने का आपको तरीका बदलना है। मैंने क्या कहा? पढ़ना कोई जरूरी नहीं आप 15 घंटा पढ़ें, रैंक लाने के लिए 10-12 घंटा, सिलेक्शन के लिए 6 से 8 घंटा, जो गृहिणी न मजदूर नौकर ये हैं इनके लिए भी 6 घंटे पर्याप्त हैं, लेकिन उनको थोड़ा रणनीति अलग बनानी पड़ेगी। आगे चले। कईयों को तो नींद ही आती है, गुरुजी पढ़ने लगते नींद आ जाती है, ऐसे तो और ज्यादा आएगी। यह तरीका पढ़ने का कभी भी नहीं हो सकता। पढ़ना है एक्टिव रह के पढ़िए, पेन आपके पास होना चाहिए, किताब आपके पास होनी चाहिए, कॉपी आपके पास होनी चाहिए, फिर आराम से आप पढ़ सकते हैं और अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं। अगली बात, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, कब पढ़ूं, क्या पढ़ूं, यह लोचा बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ है। देखिएगा अपने हैं क्या, अपने विषय में मनोविज्ञान है, प्लस में क्या है, भाषा है, दोनों फर्स्ट और सेकंड, और आपके पास प्लस में क्या है, आपका विषय है। यही चीजें हैं, यही है गुरुजी। आपको निश्चित करना है कि आपके पास टाइम कितना है, उस टाइम में से कम बता रहा हूं 3 घंटे विषय के होने चाहिए, 1 + 1 घंटा ये आपका भाषा का होना चाहिए, और कम से कम रोजाना के 2 घंटे आपके लिए मनोविज्ञान के होने चाहिए। और ये होने कैसे चाहिए, नियमित, रोज। अगर आप रोज 2 घंटे मनोविज्ञान पढ़ेंगे, 3 घंटे विषय पढ़ेंगे, 1 घंटे लैंग्वेज फर्स्ट पढ़ेंगे, 1 घंटे लैंग्वेज सेकंड पढ़ेंगे, तो आप कर सकते हैं। कैसे कर? कोई स्टूडेंट है वो 4 बजे उठ के पढ़ता है, कोई 5 बजे उठ के पढ़ता है, ये कोई मैटर नहीं करता कि रात में चाहे आप 12-1 बजे तक पढ़ लो, चाहे सुबह पढ़ लो, लेकिन सुबह फिर भी थोड़ा सा अच्छा रहता है। कईयों की आदत होती है कि रात को वो 1-2 बजे तक पढ़ते हैं, सुबह नहीं उठते, कोई फर्क नहीं है, कोई मैटर नहीं करेगा। ये उनके लिए है जो सुबह उठते हैं। आप सुबह 4 से 6 या 5 से 7, दोनों में से कोई भी एक, इस टाइम में आपको केवल और केवल क्या पढ़ना है, मनोविज्ञान पढ़ना है। गुरुजी मनोविज्ञान क्यों? मनोविज्ञान पढ़ना है, और मनोविज्ञान जब भी पढ़ें तो ये प्रैक्टिकल होके पढ़ें, यानी आसपास के परिवेश को मिलाते हुए पढ़ें, आसपास के वातावरण को मिलाते हुए देखते, आसपास के वातावरण को देखते, आसपास का जो अपना वातावरण है उसको देखते हुए पढ़ लें आप। सुबह कितनी घंटे? 2 घंटे पर्याप्त है। उसके बाद आराम से अपनी दैनिक क्रियाएं करो, 8, 9, 10 बजे तक आराम से रेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा प्रेशर नहीं लेना। जो पढ़ा है बीच बीच में टाइम मिले तो उसमें आप कर लो, आराम से रेस्ट कर लो, रिपीट कर लो, जो आपका मन करे। उसके बाद आपको 10 बजे से लेकर और 1 बजे तक, कितने बजे तक? 1 बजे तक, 10 बजे से लेके 1 बजे तक आपको क्या पढ़ना है? विषय पढ़ना है। विषय बोले तो सामाजिक विज्ञान। जरूरी नहीं 10 से लेके 1 तक पढ़ें, एक साथ ही 3 घंटे पढ़ें। आप हो सकता है तो
1.5 घंटे का टाइम शेड्यूल बना सकते हैं। लेकिन अगर एक साथ पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा। और इसमें भी याद रखना, सभी विषय एक साथ नहीं। आपने 3 घंटे पढ़ना है तो आपको पॉलिटिकल पढ़नी है तो पॉलिटिकली पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है ज्योग्राफी पढ़नी है, मेथड पढ़ना है तो मेथड ही पढ़ना। सभी विषय एक साथ नहीं, एक विषय। जैसे मान लो आपने पॉलिटिकल शुरू की, गिनती के 8-7 टॉपिक हैं, 3-3 घंटे के रोटेशन में पढ़ोगे, 4-5 दिन में पॉलिटिकल पूरी हो जाएगी। हिस्ट्री ली 15 दिन में हिस्ट्री पूरी होगी, ज्योग्राफी ली 15 दिन में ज्योग्राफी पूरी होगी, मेथड लिए 4 दिन में मेथड पूरे हो गए। लगभग 40 दिन में सिलेबस एक बार कवर हो गया। दोबारा से उसको शुरू कर दो, तिबारा से उसको शुरू कर दो। जितना ज्यादा टाइम एग्जाम में बढ़ता चला जाएगा उतना ज्यादा आप शुरू करते जाओ। 10 से 1 तक क्या पढ़ना विषय, उसके बाद आप 3 बजे तक फ्री हो। मैंने क्या कहा, 3 बजे तक आप फ्री हो। उसके बाद 3 से लेके 4 तक प्रथम भाषा, जो भी आपका हिंदी है वो पढ़ लीजिएगा, और 4 से लेके 5 तक आप पढ़ लीजिएगा द्वितीय भाषा। ये जो मैंने टाइम बताया है, ये टाइम बताया है सामान्य लड़के के लिए, रात का भी नहीं गिना मैंने, रिवीजन टाइम। ये कोई भी सामान्य है उसके लिए। अगर कोई गृहिणी है उसको इस टाइम में कटौती करनी पड़ेगी, और ये 3 घंटे रात को उसको देने पड़ेंगे, 8 से लेके 11 तक। अगर कोई गृहिणी है तो 8 से 11, अगर कोई जॉब करने वाला है तो 8 से 11, क्यों जॉब वाले लगभग सुबह से लेके 4 बजे तक फ्री हो जाते हैं, तो यहां मैंने 7 लिखा है, 6 से 8 तक हो जाए। इसकी पूर्ति आपको रात में करनी पड़ेगी। अब सामान्य बंदा है, उसके पास टाइम और भी बचा हुआ है, और क्या कर सकता है वो, एक बार इस टाइम टेबल को देखिए। आपको सुबह उठना है 4 से लेके 6 या 5 से लेके 7। आपको क्या करना है, आपको मनोविज्ञान पढ़नी है, मनोविज्ञान। ये एएम का टाइम है, सुबह का टाइम है, सुबह। अगली बात, आपको ये जो घंटे दिए हैं 10 बजे तक आप फ्री हो, 10 से लेके और 1 बजे तक आपको क्या पढ़ना है, विषय आपका जो मर्जी है, चाहे इतिहास है, चाहे भूगोल है, चाहे राजनीति है, और चाहे शिक्षण विधियां हैं। इनको आप पढ़ लीजिएगा 10 से लेके 1 तक। फिर आप फ्री हैं 3 से लेके 4, आपको पढ़ना है हिंदी। दिन का टाइम है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और 4 से लेके 5 आपको पढ़ना है जो आपका सब्जेक्ट है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, पंजाबी है, जो मर्जी है, आइए आपको पढ़ लेना है, संस्कृत, अंग्रेजी, पंजाबी। और जो नाइट टाइम है, ये तो हो गया दिन का। अब रात का समय बच गया। रात में 8 से लेकर 10 तक आप अभ्यास करें। अब अभ्यास के लिए आप चाहें तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, आप चाहें तो ऑफलाइन कर सकते हैं, जैसा मर्जी। आपको क्या करना है, अभ्यास करना है। क्या करना है, अभ्यास करना है। और पढ़ना कैसे है, पढ़ते समय हर टॉपिक को पढ़ना है, कोई भी चीज स्किप नहीं करनी। भले मर्जी उस टॉपिक में 5 दिन लग जाए, कोई दिक्कत नहीं। अपने पास टाइम फिक्स है, सुबह पढ़नी ही मनोविज्ञान है। और मान लेते हैं अपन ने मनोविज्ञान अपनी पहली यूनिट में टाइम लगता है 4-5 दिन लगेंगे, दूसरे यूनिट में फिर ज्यादा लगेगा, तीसरे में लगेगा, चौथी 5वीं यूनिट तो है ही छोटी छोटी। तो इन 3 यूनिट में टाइम ज्यादा लगेगा, 6-6 दिन लग जाएंगे।
बाकी में 4 लग जाएंगे। 25 दिन के बाद दूसरा सब्जेक्ट शुरू नहीं करना है, इस टाइम पे सेम ही सब्जेक्ट चलेगा साइकोलॉजी। फिर इसी प्रकार यहां विषय, इसी प्रकार यहां प्रथम लैंग्वेज, इसी प्रकार द्वितीय लैंग्वेज। इसके बाद कई से विद्यार्थियों की प्रश्न आता है, गुरुजी पढ़ूं कैसे, पढ़ूं कैसे। पढ़ने के प्यारे विद्यार्थियों 3 राउंड होते हैं, यानी आपको प्रथम राउंड, प्रथम चरण केवल पढ़ना है, केवल पढ़ना है, लिखने और समझने पर जोर नहीं देना है। मैं बात कह रहा हूं, यह बिल्कुल अनुभव की बात है। आपको केवल पढ़ना है, केवल पढ़ना है। उसके बाद आपका द्वितीय चरण चलेगा, और द्वितीय चरण में आपको अब लिखने वाला काम नहीं करना है, आपको उस पाठ में अंडरलाइन, जो भी आप पढ़ रहे हैं किताब, अंडरलाइन करना है एवं समझना है, समझना है। और तीसरा जो चरण होगा, तीसरे चरण में आपको नोट्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? नोट्स बनाने हैं। पहला चरण केवल पढ़ना है, ज्यादा जोर ही नहीं देना माइंड पे। दूसरे चरण में अंडरलाइन करना है, समझना है, और तीसरे में नोट्स बनाने हैं। अब कई विद्यार्थी बार बार पूछते हैं नोट्स कैसे होने चाहिए, तो मैं एक ही बात कहूंगा, संक्षिप्त। संक्षिप्त का मतलब गुरुजी समझे नहीं। जैसे आप पॉलिटिकल पढ़ रहे हैं, मान लीजिएगा आपने लिख दिया मूल अधिकार, एक पेज में सारे आ जाने चाहिए। मूल अधिकार बाद में लिख दिया भाग 3, भाग 3 ऑब्लिक लगा के 12 से 35, यहीं लिख दीजिएगा मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा। यहां लिख दीजिएगा अमेरिका, जो आपके पास जगह स्पेस है। आगे लिख दीजिएगा 42वां संशोधन, आगे 44वां संशोधन। यानी पूरी राम कहानी नहीं लिखने, जो फैक्ट है डाटा है वो लिखने बस। ये कब काम में आएंगे? जब एग्जाम होगा, रिवीजन के वक्त ये चीजें काम में आ जाएंगी। आगे चलें। अब बात आती है किताबें गुरुजी कौन कौन सी पढ़ूं। जो मैंने पढ़ी, मैंने अनुभव किया, वो मैं आपको बता दूं। मनोविज्ञान के लिए आपको 2 किताबें पढ़नी है। 2 क्यों बता रहा हूं? अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, बिल्कुल नए हैं, तब तो आपको पढ़नी है सिखवाल। क्योंकि सिखवाल की लैंग्वेज थोड़ा इजी है, तो आप सिखवाल पब्लिकेशन की किताब पढ़ सकते हैं। कई बच्चे कहेंगे वंदना जादौन की पढ़ लें, बिल्कुल पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वंदना जादौन वाली किताब में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का मैटर है, वो ज्यादा कवर होता है। रीट में थोड़ा डीप आता है मामला, क्योंकि साइकोलॉजी कहां के समझने, छोटे बच्चों की ज्यादा समझनी होती है, इसलिए आप सिखवाल पढ़ें। अगर आप तैयारी कर चुके हैं, तो आपको क्या करना है? तब आपको धीर सिंह धाबाई की बुक पढ़नी है। यानी इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज है, वो थोड़ा टफ है। मैंने भी कहा था नोट्स टाइप थोड़ा सा, इसमें कई चीजें हैं जो सीधा शॉर्ट लिख दिया, पूरी लाइन नहीं लिखी, राम कहानी है ना। ये अगर आप तैयारी कर चुके हैं तो बिल्कुल फ्रेशर है, सिखवाल ले आइए। केवल एक किताब पढ़ें, बार बार पढ़ें। मैंने क्या कहा? केवल एक किताब पढ़ें, लेकिन बार बार अभ्यास करें, बार बार रिवीजन करें। एक भी पेज छूटना नहीं चाहिए। एक बात लिख देता हूं, एक भी पेज ये छूटना नहीं चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। इसके बाद फिर आगे चले तो हिंदी के लिए क्या पढ़ें? हिंदी में आपको 2 चीजें पढ़नी है। नंबर 1 आपको क्या पढ़ना है? 9 से 12 हिंदी व्याकरण, और साथ में आपको लेके आनी है सिखवाल पब्लिकेशन की किताब। अब आप कहेंगे गुरुजी दोनों में सिखवाल बता रहे हो आप, बिल्कुल, क्या दिक्कत? अगर मैटर अच्छा है तो नो डाउट पढ़ना चाहिए, कहां दिक्कत आ रही?
उसके बाद फिर आगे चले संस्कृत। संस्कृत में आपको एक तो साफल्यम की किताब आ रही है, ये पढ़ लेनी है। अगर आप साफल्यम नहीं पढ़ना चाहते हैं, मिश्रा पब्लिकेशन की किताब आती है वो पढ़ सकते हैं, राम कुमार जाट की आती है वो पढ़ सकते हैं, सारी बराबर है। इंग्लिश का मुझे ज्ञान नहीं क्योंकि मैंने खुद ने नहीं पढ़ी, ये पढ़ सकते हैं। अब बात आती है सामाजिक विज्ञान विषय की। यहां क्या पढ़ें? यहां आपको कोई नई चीज नहीं पढ़नी है, कोई नई चीज नहीं पढ़नी है। कक्षा 6 से लेके 12 तक पुस्तकें। अब कई कहेंगे आरबीएससी पढ़ें या एनसीईआरटी। 6 से 12 की पुस्तकों में जो टॉपिक आपके सिलेबस में है, जो टॉपिक आपके पाठ्यक्रम में है, अब यह जरूरी नहीं है कि वो एनसीईआरटी में है तो नहीं पढ़े, पढ़ो ना, समय खूब पड़ा अपने पास। अगर एग्जाम निकट होता तब मैं एनसीईआरटी पढ़ने की सलाह नहीं देता, लेकिन अब समय खूब है। तो 6 से 12 तक की पुस्तकें जो हैं, इसमें जो टॉपिक आपके पाठ्यक्रम में है केवल वो ही, ज्यादा बकवास नहीं पढ़नी, जो पाठ्यक्रम में वो। अगली बात, एक कोई भी गाइड जो आपका मन करे वो ले सकते हैं आप। आपका मन करे मैं तो सिखवाल लेके आऊंगा, वो ले आओ। आपका मन करे मैं तो लक्ष्य लेके आऊंगा, ये ले आओ। आपका मन करे मैं तो पेनोरमा लेके आऊंगा, ये ले आओ। सारी एक है, बराबर है। ये हो गई पुस्तकें। बार बार अभ्यास करें, बार बार प्रैक्टिस करें, चीजें आसान हो जाएंगी। यह था अपना आज का पूरा सेशन। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा। मिलता हूं फिर ऐसे ही एक वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।